उत्तरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में यानी अटलांटिक महासागर में हम लोग देखेंगे 3 महत्वपूर्ण द्वीप हैं इसमें, और उन द्वीपों का नाम है, ये यहां पर आप देखेंगे ऐसे करके हैं, तो इनका नाम है अरूबा, और इसका नाम है कराकाओ, और ये है बोनायरे। बोनायरे और इन तीनों द्वीपों को सम्मिलित रूप से, यानी ये अरूबा, कराकाओ और बोनायरे तीनों को सम्मिलित रूप से नीदरलैंड एंटिलीज के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड एंटिलीज। इन तीनों ही द्वीपों पर नीदरलैंड का अधिकार है और एक खनिज तेल भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप है। इसके बाद हम लोग देखने चल रहे हैं वेनेजुएला में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। वेनेजुएला में आप देखेंगे कि ये आपकी एक झील है जिसका नाम है लेक मरा कायबो। मराकायबो झील। मराकायबो झील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील है, और इसका जो तटीय क्षेत्र आप देख रहे हैं ये भी जो है खनिज तेल उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुयाना हाईलैंड। गुयाना हाईलैंड जो है एक पठार है, पठारी क्षेत्र है, और इसका विस्तार ये ऐसे कर गया है। तो आप देखेंगे ये लगभग गुयाना हाईलैंड का विस्तार करीब 5 देशों में है, जिसमें आपका एक वेनेजुएला, दूसरा गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना और ब्राजील, 5 देश इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और गुयाना हाईलैंड के पश्चिमी भाग से ही एक नदी निकलती है, ये जिसका नाम है ओरिनिको रिवर। यहां पर लिख देते हैं ओरिनिको। ओरिनिको और ओरिनिको की एक सहायक नदी है जो इसके दाहिने से मिलती है, उसका नाम है कर्राओ। कराओ। और इस कराओ नदी पर ही एंजल जलप्रपात है, और एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजल, यहां पर एंजल जलप्रपात यहां पर स्थित है, यहां लिख देते हैं एंजल फॉल्स।
एंजल जल प्रपात। ये 979 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि एक नदी है टोकैंतिस आब्लेग पारा। ये जो आप देख रहे हैं ये है ये टोकैंटिन्स, इसी को पारा भी बोलते हैं आगे चलकर। और इसका जो तटीय क्षेत्र है जो अटलांटिक महासागर से स्पर्श करता है, उसके तटीय पार्ट पर ही एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है बेलेम। और बेलेम बंदरगाह रबर निर्यात की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखने चलते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड को, जो कि ब्राजील का एक पठारी क्षेत्र है जहां से हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। और ये है आपका इसके लगभग पूर्वी तट को इससे लगा हुआ ऐसे करके, ये है आपका ब्राजीलियन हाईलैंड। और ब्राजीलियन हाईलैंड जो है एक पठारी क्षेत्र है। पठार उसे बोलते हैं जिसकी ऊंचाई पर्वत से कम और जिसका ऊपरी सिरा सपाट होता है। और ब्राजीलियन हाईलैंड की खासियत यह है कि ये खनिज भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और इसमें आप देखेंगे कि दो प्लेस, एक तो यहां पर आपको मिलेगा जो है बेलो हॉरिजॉन्टे, बेलो हॉरिजॉन्टे। बेलो हॉरिजॉन्टे। और बेलो हॉरिजॉन्टे के उत्तर में आप देखेंगे यहाँ पर इताबिरा, इताबिरा प्लेस है जो कि लव एस्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लव एस्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ब्राजील को कहवा पात्र के भी नाम से जाना जाता है। ब्राजील कहवा पात्र विश्व की दृष्टि से। और इसके बाद हम लोग देखते हैं माटो ग्रासो प्लाटू को। माटो ग्रासो प्लाटू बेसिकली बोलिविया और ब्राजील दोनों में ही स्थित है। ये आपका यहाँ पर ये जो पार्ट है ये है माटो ग्रासो प्लाटू, माटो ग्रासो का पठार। माटो ग्रासो पठार
और इसका जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय मैदानी क्षेत्र है, उसे कैंपास कहते हैं, जो ब्राजील में स्थित है। और उसे पूरी तरह से ये ऐसे करके है, उसे कैंपास सेराडोस कटिंगास के नाम से जाना जाता है, जो कि एक मैदानी क्षेत्र है। और एक उष्णकटिबंधीय मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि जो आप 0 डिग्री विषुवत रेखा देख रहे हैं, यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऐसे में यहां पर तापमान की ज्यादा प्राप्ति होती है। और एक जो लाइन आप देखेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि यहां पर 4 देशों से होकर गुजरती है। यानी ये आपका चिली, अर्जेंटीना और यहाँ का पराग्वे और ब्राजील, ऐसे करके गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे मकर रेखा भी कहा जाता है। सूर्य जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ उत्तरायण या दक्षिणायन होता है, वैसे वैसे महाद्वीप पर तापमान की प्राप्ति में अंतर देखने को मिलता है। ऐसे में आप देखेंगे कि 0 से लेकर 23.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, उसे उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। और वहीं देखेंगे आप 23.5 डिग्री से जो है 66.5 डिग्री, जो कि आपके कहीं न कहीं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी भाग से गुजरेगी। इनके मध्यवर्ती क्षेत्र को हम समशीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। यानी ये 0 से 23.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, उसे उष्ण कटिबंध, यानी जिसे इंग्लिश में टॉर्नेडो जोन के नाम से जाना जाता है। और ये आपका जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, इसे यहाँ पर एरो के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं, नीचे दिखेगा नहीं। 66.5 डिग्री, इसे जो है आर्कटिक लाइन, आर्कटिक लाइन उपध्रुव वृत्त भी कहते हैं। आर्कटिक लाइन और 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कर्क रेखा के मध्यवर्ती क्षेत्र को समशीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। समशीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध यानी क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। और टेम्परेट जोन को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है, जिसे उष्ण समशीतोष्ण बोलते हैं और एक को बोलते हैं शीत समशीतोष्ण। यानी जैसे जैसे आप अगर ध्रुवों की तरफ से देखेंगे तो समशीतोष्ण कटिबंधीय भाग को शीत समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कटिबंध बोलते हैं,
और अगर आप जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा की तरफ से आप देखेंगे तो समशीतोष्ण कटिबंध का जो भाग यानी विषुवत रेखा के और कर्क रेखा के मकर रेखा करीब पड़ता है उसको उष्ण समशीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो चिली का जो ये मध्यवर्ती क्षेत्र है, ये जो है चिली का जो ये मध्यवर्ती क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो है भारी वर्षा प्राप्त करता है, यानी ठंड के मौसम में भारी वर्षा प्राप्त करने वाला ये क्षेत्र है। हम लोग यहां पर देखते हैं अमेजन रिवर के बारे में। अमेजन नदी, अमेजन नदी आप देखेंगे इसका कम ज्यादा दोनों को मिला करके लगभग 5 देशों में विस्तार है। यानी आप ये देखेंगे ऐसे करके अमेजन नदी पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, वेनेजुएला और ब्राजील से अपवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में आकर मिल जाती है। तो आपने देखा कि करीब 5 देशों में इसके अपवाह क्षेत्र का विस्तार है। अमेजन की एक महत्वपूर्ण नदी है, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है इसकी, और उसका नाम है नीग्रो। नीग्रो, और ये आपकी है अमेजन। क्योंकि आप एक चीज देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री विषुवत रेखा के पास स्थित नदी है, ऐसे में यहां पर भारी वर्षा प्राप्त होती है। क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ऐसे में वाष्पीकरण भी तीव्र होता है और परिणाम स्वरूप संघनन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर लगभग प्रतिदिन भारी वर्षा होती है। यानी 12 महीने लगभग 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा प्राप्त करने वाला यह स्थान है। और यही वजह है कि अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से पूरे विश्व में सबसे बड़ी नदी है। तो यहां पर आप देखेंगे जो नीग्रो है और अमेजन, इसका जो ये संगम है, कॉन्फ्लुएंस, इससे यहां पर एक स्थल है मानस, और ये रबर व्यापार केंद्र है, महत्वपूर्ण रबर व्यापार केंद्र है ये। अमेजन बेसिन में आप एक चीज देखेंगे कि यहां पर जो लोग रहते हैं वो जिस घर में रहते हैं उसे मलोका कहा जाता है। मलोका, और मलोका जो है बड़े बड़े अपार्टमेंट जो होते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट वाले घर जो होते हैं उस तरीके का होता है। बड़े अपार्टमेंट घर जैसा इसकी जो छत होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारी वर्षा वाला क्षेत्र है, ऐसे में इसकी यहाँ पर जो छत होती है वो ढलान युक्त बनाई जाती है। अमेजन बेसिन में एक महत्वपूर्ण पक्षी भी पाया जाता है जिसका नाम है टूकन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 प्रमुख शिकारी जानवर हैं, प्यूमा और जगुआर। प्यूमा और
जगुआर, ये सबसे बड़े शिकारी जानवर है और ये प्रमुख रूप से बंदर और पेड़ों पर पाए जाने वाले जीव का शिकार करते हैं। रिया एक यहाँ का पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता। उसी तरह से रिया एक पक्षी है, उड़ नहीं सकता, जैसे कि शुतुरमुर्ग अफ्रीका में और एमू ऑस्ट्रेलिया में। अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं उनका जो प्रमुख आहार है उसे मैनियाक कहते हैं। मैनियाक जिसे हम लोग कसावा के नाम से जानते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि ये है आपकी एंडीज पर्वतमाला, और एंडीज पर्वतमाला कई देशों में विस्तृत है, जिसमें वेनेजुएला, ये आपका हो गया कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और ब्राजील, इन सभी देशों में ये आपकी एंडीज पर्वतमाला विस्तारित है, जिसे इंग्लिश में कॉर्डिलेरा ऑफ एंडीज के नाम से जाना जाता है। कॉर्डिलेरा ऑफ एंडीज। ऑफ एंडीज। एंडीज पर्वतमाला की पूरी लंबाई जो है 7,200 है, 7,200 किलोमीटर है, और ये लंबाई की दृष्टि से पूरे विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में, यानी इस वाले पूर्वी पार्ट में वन पाए जाते हैं, जिन्हें मोंटाना के नाम से जाना जाता है। एंडीज पर्वतमाला में बहुत सारी महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां भी हैं, जिनमें आप देखेंगे एकांकागुआ। एकांकागुआ यहां पर आपको अर्जेंटीना में मिलेगी। एकांकागुआ एकांकागुआ जो है, इसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है, और ये पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी है। और इसके ऊपर आप आ जाएंगे तो ये यहां पर आपको मिलेगी सेरा ओजास डेल सलाडो। सेरो ओजास डेल सलाडो। सेरो ओजास डेल सलाडो। इसकी जो ऊंचाई है वो 6,908 मीटर है, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की
सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। ज्वालामुखी पर्वत चोटी। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों के बारे में देखें, जो कि इसके मध्यवर्ती और उत्तरी भाग में स्थित है। और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो पेरू है उसकी एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है मिस्टी। ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। ज्वालामुखी पर्वत चोटी। और उत्तर में आप आएंगे तो एक देश मिलेगा आपको, इक्वाडोर। और इक्वाडोर में आप देखेंगे कि जो ये आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के दक्षिण में आपको एक चोटी मिलेगी, उसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी। ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। और इसकी जो आप देखेंगे हाइट है वो आपको 5896 मीटर मिलेगी। इसके दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे एक पर्वत चोटी है और उसका नाम है चिम्बोराजो। चिम्बोराजो। और चिम्बोराजो पर्वत चोटी इक्वाडोर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यही इसकी विशेषता है, जिसकी ऊंचाई 6267 मीटर है। हमें एक महत्वपूर्ण झील के बारे में यहां पर देखना है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, जो कि यहां पर आप देखेंगे बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है, जिसका नाम है लेक टिटिकाका। टिटिकाका झील। ये जो टिटिकाका झील है ये पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौ परिवहन यानी नौगम्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण झील है, जो कि आप देख रहे हैं पेरू और बोलिविया दोनों की सीमा पर स्थित है। हम यहां पर देखेंगे एक आपको एंडीज पर्वतमाला के जो है द्विपदीय क्षेत्र में यानी निचले भागों में आपको एक यहां पर एक डिजर्ट मिलेगा, शीत मरुस्थल, जिसे पैटागोनिया डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। यहां पर ऊपर लिख देते हैं, दिखाई नहीं देगा। पैटागोनियन डेजर्ट। पैटागोनिया मरुस्थल। ये एक शीत मरुस्थल है। और एक जो है शीत मरुस्थल है। और इन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि भेड़ पालन का कार्य किया जाता है, यानी जो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग है वो डेयरी फार्मिंग की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देखेंगे जो चिली है, यानी ये जो पूरा पश्चिमी तट आप देख रहे हैं,
वहां पर आप देखेंगे कि जो पक्षी होते हैं, पक्षियों से जो प्राप्त खाद होती है उसे ग्वानो कहते हैं। ग्वानो जो इन पश्चिमी तटों पर मिलती है और जो फास्फोरस समृद्ध खाद होती है, फास्फोरस समृद्ध खाद है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और देखते हैं। ये जो आप देखे थे यहाँ पर ब्राजीलियन हाईलैंड, वहीं से आप देखेंगे कि ये जो ये आपकी नदी है पराना, पराना नदी ब्राजीलियन हाईलैंड से ही निकलती है। और पराना की एक सहायक नदी है, उसका नाम है इगुआजू। इगुआजू जो नदी है, ये जो जलप्रपात के रूप में जो है पराना नदी से आकर मिलती है। ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। और इसके बाद आप देखेंगे पराना ये है आपकी जो है उरुग्वे नदी। और उरुग्वे नदी भी जो है ब्राजीलियन हाईलैंड से ही निकलती है, जो यहाँ पर स्थित है। और इसके बाद ये आपकी है ये वाली, ये है आपकी पराग्वे नदी। और ये तीनों ही नदियां मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करती हैं उसे ही रियो डी ला प्लाटा डेल्टा तंत्र बोलते हैं। ये जो आपका पार्ट है। और यहां पर आप देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण मैदान है, ये आपका ग्रैंड चाको। ये ऐसे करके जो है ऐसे 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 ये 3 देशों में जो है विस्तृत है। ग्रैंड चाको। और ग्रैंड चाको का जो मैदान है, ये आप क्या देखेंगे, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही भागों में विस्तृत है। और ग्रैंड चाको का जो अर्जेंटीना का भाग है, वो जो है कपास उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और ये जो है आप देखेंगे बोलीविया, पराग्वे और अर्जेंटीना तीनों ही क्षेत्रों में विस्तृत है। इसका जो स्थानीय नाम है वो है हंटिंग लैंड, शिकारी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आप यहां पर देखेंगे कि ये पार्ट है आपका जो रियो डी ला प्लाटा तंत्र का। यहां पर एक स्थल मिलेगा आपको, उसका नाम है रोजारियो। और ये आपको दूसरा स्थल मिलेगा यहां पर, वो है बाहिया ब्लांका। इन दोनों का जो ये मध्यवर्ती क्षेत्र आप देखेंगे, ये लगभग अर्धचंद्राकार है। और ये गेहूं उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसे इंग्लिश में व्हीट क्रेसेंट, गेहूं का अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
और इसका जो विस्तार आप देखेंगे वो आप देखेंगे अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। और यहां पर एक चीज और देखेंगे आप, पंपास मैदान जो आपके देखेंगे वो आप यहाँ पर ये देखेंगे ऐसे करके, और इसको मिटा देते हैं। पंपास और पंपास का जो मैदान है ये भी जो है उष्णकटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंधीय है। ये समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है और इससे जुड़े हुए जो देश हैं जिनमें इनका विस्तार है वो आपके हो जाएंगे पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। इस तरह से हम लोग ने जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया। अगली क्लास में हम कुछ यानी दूसरे महत्वपूर्ण महाद्वीप को कवर करेंगे और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में कवर करेंगे। धन्यवाद।